श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, इस बार नाग पंचमी पर क्या विशेष योग बन रहा है उसके संबंध में हम चर्चा करेंगे। ये हमारे पास एक पेपर है, इसमें आया हुआ है, ये उसी पर चर्चा करते हैं। इस बार मंगलकारी त्रिवेणी संयोग में होगा नाग देवता का पूजन। शिव के प्रिय श्रावण मास के प्रमुख त्योहारों में से एक नाग पूजन का पर्व नाग पंचमी 13 अगस्त को होगा। इस दिन कार्य में सफलता देने वाला मंगलकारी रवि योग के साथ मंगलकारी हस्त व चित्रा नक्षत्र का त्रिवेणी संयोग बनेगा। इस शुभ संयोग में काल सर्प दोष से मुक्ति के साथ सुख समृद्धि की कामना से नाग देवता का दूत से अभिषेक और पूजन होगा। देखिए, इस दिन रवि योग है और हस्त नक्षत्र समाप्त हो जाएगा और फिर चित्रा नक्षत्र आ जाएगा। इससे हस्त, चित्रा और रवि योग के मिलने से त्रिवेणी मंगलकारी योग बन रहा है। ये लोगों को गुमराह करने वाली बात है। कैसे गुमराह करने वाली बात है कि एक पक्ष में, प्रत्येक माह के एक पक्ष में एक बार रवि योग होता है और एक पक्ष में लगभग 4 बार रवि योग होता है। रवि योग की भी एक सारणी है, उस सारणी में बताता हूँ कि रवि योग कब कब और कैसे कैसे बनता है, उसकी जानकारी आपको दूंगा अगर मुझे यहाँ अभी मिल जाती है सारणी तो। अन्यथा आपको वैसे ही बता दूंगा कि हाँ, मिल गई है। एक नक्षत्र पर सूर्य जब रहता है, जैसे माना सूर्य अश्विनी पर हैं, तो रोहिणी, आद्रा, आश्लेषा, मघा, हस्त और पूर्वाषाढ़, इनमें रवि योग बनेगा। तो देखिए, हमारा माना कि अश्विनी नक्षत्र है और उसी दिन नक्षत्र भी अश्विनी है, सूर्य अश्विनी पर आया और दिन नक्षत्र भी अश्विनी पर है। तो अश्विनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, लगभग 13 दिन या 14 दिन एक नक्षत्र पर सूर्य रहता है। तो उत्तरा फाल्गुनी तक आया तो हमारा लगभग 13 दिन में 4 नक्षत्र, रोहिणी, आद्रा, आश्लेषा और मघा, ये 4 दिन आपका रवि योग बन जाता है। ऐसे ही फिर भरणी आ गई तो भरणी में आपका मिल जाएगा चित्रा और उत्तराषाढ़। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक महीने में लगभग 6 बार रवि योग होता है और प्रतिदिन 2 नक्षत्र होते ही होते हैं, क्योंकि प्रतिदिन जो है कोई न कोई नक्षत्र सुबह, दोपहर, शाम, मध्य रात्रि कभी न कभी समाप्त हो ही जाता है और उससे अगला नक्षत्र आ जाता है। और जब एक महीने में 6 बार रवि योग आ रहा है तो 6 बार मंगलकारी त्रिवेणी योग बनना चाहिए, क्योंकि नक्षत्र तो हर रोज 2 नक्षत्र मिलेंगे आपको। 2 कैसे कि एक नक्षत्र जो आज समाप्त होने वाला है, माना कि दिन में 10 बजे, तो उससे अगला नक्षत्र चल जाएगा और वो दूसरे दिन के 10 बजे तक रहेगा। फिर दूसरे दिन भी 10 बजे वो नक्षत्र समाप्त होता है तो अगला नक्षत्र आ जाएगा। तो एक दिन में 2 नक्षत्र का संपर्क हो जाता है।
और उस दिन रवि योग आ गया तो मंगलकारी त्रिवेणी योग है, और ऐसा 6 बार मंगलकारी त्रिवेणी योग हो जाता है। तो ये केवल एक गुमराह करने वाली बात है कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाए। इसके बाद आता है शहर में माटी के नाग देवता के निर्माण के साथ मंदिर में विशेष श्रृंगार किया जाएगा। हालांकि पिछले साल की तरह इस साल भी दर्शन की व्यवस्था कोरोना प्रोटोकॉल के मुताबिक होगी। श्रावण शुक्ल पंचमी की शुरुआत 12 अगस्त गुरुवार को दोपहर 3:25 बजे से होगी, जो अगले दिन 13 अगस्त शुक्रवार को दोपहर 1:42 बजे तक रहेगा। उदया तिथि में पंचमी 13 अगस्त को रहेगी। इसके चलते इस दिन नाग पंचमी का पर्व एक मत से मनाया जा रहा है। देखिए, उदया तिथि इस दिन रहने से पर्व मन रहा है, ये शास्त्रीय भाषा नहीं है। लगभग 95% व्रत पर्व ऐसे हैं जिनके निर्णय उदय के आधार पर नहीं होते, वो कर्मकाल के आधार पर होते हैं कि कर्मकाल व्यापिनी तिथि होना चाहिए तो ही उसमें वह व्रत पर्व मनेगा। कर्मकाल अर्थात कर्मकाल क्या होता है, जैसे होलिका दहन पूर्णिमा की प्रदोष में होता है, वो भी फाल्गुन की पूर्णिमा होना चाहिए। तो फाल्गुन की पूर्णिमा प्रदोष में जिस दिन मिलेगी उस दिन होलिका का दहन होगा, और मान लो दोनों दिन नहीं मिलती, दोनों दिन मिलती है, उसका भी निर्णय है। अब उसमें आप कह दो उदया तिथि इस दिन मिल रही है तो वो नहीं गिना जाएगा। परंतु कुछ पर्व हैं जो कर्मकाल पर आधारित नहीं है, जैसे एकादशी उदया होना चाहिए। ऐसे ही हमारी दुर्गा अष्टमी उदय में कम से कम 1 घटी होना चाहिए। तो वहाँ पर हम कुछ भी लिख रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो गलत बात है। इस दिन कार्य में सिद्धि देने वाला रवि योग सुबह 6:58 से अगले दिन 14 अगस्त को सुबह 6:57 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त 12 अगस्त गुरुवार को हस्त नक्षत्र सुबह 10:10 बजे से शुरू होकर अगले दिन 13 अगस्त को नाग पंचमी के दिन सुबह 9:07 तक रहेगा। इसके बाद चित्रा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा, जो अगले 14 अगस्त को सुबह 7:57 बजे तक रहेगा। और अब फिर इसलिए खास है, देखो और बड़ी बात बताई गई है, इसलिए खास रवि योग और हस्त चित्रा नक्षत्र का संयोग। ज्योतिर्विदों के अनुसार रवि योग को सूर्य का अभिष्ट प्राप्त होने के कारण प्रभावशाली योग माना जाता है। सूर्य की ऊर्जा समाहित होने से अनिष्ट की आशंका समाप्त होकर कार्य में सफलता मिलती है। इस तरह 27 नक्षत्रों को शुभ, मध्यम और अशुभ श्रेणी में बांटा गया है। इसमें 15 नक्षत्र शुभ श्रेणी में आते हैं, इनमें हस्त व चित्रा नक्षत्र शामिल है। देखिए, ये लेख किसी बड़े विद्वान ने बनाया होगा, परंतु ये गुमराह करने वाला योग है, क्योंकि नाग पंचमी कब मनाई जाएगी इसका निर्णय उदया तिथि के आधार पर नहीं होता है। दूसरा, मंगलकारी त्रिवेणी योग वो समझ से परे है। तीसरा, रवि योग में सूर्य की ऊर्जा वो भी नहीं बैठता है। उसमें मुख्य रूप से ये है कि आपका जो है रवि योग 13 कुयोग नाशक हैं। 13 जो कुयोग शास्त्रों में बताए गए हैं, सिर्फ उन 13 कुयोग का नाश करता है, न कि वेद दोष, वेदरति दोष, व्यतिपात दोष, क्रांति साम्य दोष, इन दोषों का शमन वो नहीं कर पाता है। कौन नहीं कर पाता है? रवि योग नहीं कर पाता है। यदि उस दिन पापग्रह का वेद हो रहा है, पापग्रह की युति हो रही है उस नक्षत्र के साथ, तो ये रवि योग उनका दोष दूर नहीं कर पाएगा। और जहां विवाह किया जाता है वहां तो फिर रवि योग का विचार ही नहीं किया जाता है कि रवि योग आ रहा है तो इस दिन विवाह कर डालो।
हाँ, मैंने एक पंडित जी ऐसे भी देखे हैं, एक ज्योतिषी, पंडित जी नहीं कह सकते हैं, एक ज्योतिषी जी ऐसे भी देखे हैं जिनने कहा कि आज तो रवि योग है, बिना कुछ देखे मुहूर्त कर लो। भाई तो ये पंचांगकारों ने ये मुहूर्त क्यों नहीं दिए? पंचांगकर्ता भी तो देते, वो क्यों नहीं दे रहे हैं? वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि रवि योग में इतनी शक्ति नहीं है कि वो सारे तिथि वार नक्षत्र योग करण चंद्र भद्रा आदि के दोषों को दूर कर दे। वो ऐसा नहीं कर सकता है। इसलिए आप इस प्रकार के व्यर्थ के गुमराह करने वाली बातों में विश्वास न करते हुए सिर्फ पंचांग में लिखी गई बात पर विश्वास करें, वो भी दृश्य पद्धति से जो पंचांग निर्माण किए गए हैं उस पर विश्वास करें। क्योंकि जो स्थूल पद्धति के पंचांग हैं वे शुद्ध परिणाम नहीं देते हैं। आप कहेंगे फिर शुद्ध परिणाम के लिए क्या करें? तो भाई हमारे पूर्व के आचार्यों ने वेदशाला का निर्माण करवाया है कि आप वेदशाला में उन ग्रहों को उस दिन वहाँ वेद करके देखो। अगर वे ग्रह वहाँ पर मिलते हैं तो आपका गणित शुद्ध है, अगर वे ग्रह वहाँ नहीं मिलते हैं तो आपका गणित स्थूल है। प्रत्यक्षम ज्योतिष शास्त्रम, ज्योतिष शास्त्र तो प्रत्यक्ष हैं। चंद्रार को यत्र साक्षिणो, चंद्रमा और सूर्य जहां पर प्रत्यक्ष में साक्षी हैं, तो फिर आपको शास्त्रार्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु वे लोग जो उस स्थूल पद्धति को ही सब कुछ मानते हैं और इस नवीन गणित का ज्ञान उनको नहीं है, तो वे क्या कहते हैं? ये भौतिक पिंड सूर्य चंद्र नहीं है, इनको वेद करने से देखने से कोई लाभ नहीं है। तो भाइयों फिर जो वो वेद पद्धति हमारे प्राचीन आचार्यों ने लिखी है वो कौन से आध्यात्मिक ग्रहों का वेद करने के लिए लिखी है? और वे जो आपके आध्यात्मिक ग्रह हैं वे कहाँ पर हैं? हमें भी आप अवगत कराएं ताकि हम भी उन आध्यात्मिक ग्रहों के दर्शन कर सकें और इन भौतिक जो सूर्य चंद्र और आदि ग्रह दिखते हैं हम इनको छोड़ दें। तो फिर सब आप आध्यात्मिक सूर्योदय किसको गिनते हैं? हम तो सूर्योदय जो ये भौतिक पिंड जो वर्तमान के भौतिक पिंड उदय होते हैं उसी को हम सूर्योदय मानते हैं। आप जो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक ग्रह हैं तो वो आध्यात्मिक सूर्य कब उदय होगा और उसको उदय कब माने और उससे इष्ट का निर्माण कैसे करें, इस पर भी आप प्रकाश डालने का कष्ट करें। इस प्रकार आज का ये प्रकरण बहुत विस्तृत होने वाला है, तो मैं इसको यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आपको रक्षाबंधन के ऊपर बताऊंगा कि रक्षाबंधन में भी इस प्रकार इस वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण योग बने हैं, उस पर भी अपन चर्चा कर लेंगे। इससे अगले वीडियो में उस पर हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो पर आप कमेंट करके तो बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है या सही कहा है। इसके अलावा वीडियो को पसंद करना ना भूलें, और नापसंद कर देंगे आप तो पता नहीं चलेगा कौन नापसंद कर रहा है। और परंतु कमेंट अवश्य करें कि हाँ ये बात गलत है और ये बात सही है। तो आज का प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।